For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, कल हमने आपकी मुलाकात कराई मेयर साहब से और उनके विचार अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने उजागर किए। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि एक महिला हमारे साथ है और वो महिला का परिचय कराने से पहले मैं आपको उनके बारे में बता दूं कि महिला जो अभी मैं उनसे बात कर रहा था, तो इनकी जो राजनीति में प्रवेश हुआ इत्तफाकन हुआ, लेकिन जब प्रवेश किया और जब उन्होंने लोगों ने उनको वोट दिया और आज वो प्रतिनिधि हमारे साथ है। खास मुलाकात में खास शख्सियत ही हमारे साथ होती है। मैम, पहले तो आप अपना नाम और अपना पद बताइए। मेरा नाम सीमा गुप्ता है और वार्ड 77 मॉडल टाउन से पार्षद हूँ। जी, मॉडल टाउन से आप पार्षद हैं। मैम, पहले ही सवाल, आजकल बड़ा गर्म मुद्दा है और आप देख भी रही होगी, आपने देखा भी होगा अपने आसपास, सफाई। कल मेरे पास फुटेज है, एमसीडी का ऑफिस है, उसके बाहर आपने देखा भी होगा कि बहुत बड़ा कूड़े का ढेर ट्रक पलट दी है। लेकिन हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पर आज कूड़े के ढेर में दिल्ली तब्दील होती जा रही है और समस्या का समाधान नहीं मिल रहा। आप क्या मानती है, कौन है दोषी? देखिए, हर चीज में ना मैं ये मानती हूँ कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे को जनता ने चुना है तो ये उनका बैड पॉइंट थोड़ी ना है कि उन्होंने हमारे को किसी चीज के लिए चुना है। चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे वो आज विधायकों की टीम के सरदार सीएम साहब हो। अगर कोई एक व्यवस्था है, सेंट्रल ने पैसा स्टेट को देना है और स्टेट ने नीचे छोटी परिषद को देना है, तो एक आप व्यवस्था के हिसाब से चलेंगे ना। लेकिन अगर आप व्यवस्था तोड़ने के लिए कहेंगे और एक राजनीति के तहत कार्य करेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के दिलों से खेल रहे हैं, दिलों के मनों से खेल रहे हैं। क्योंकि जिन्होंने यहाँ पर विश्वास किया, आप तहत सिर्फ राजनीति खेल रहे हैं। आप कूड़े के ढेर बनाकर एमसीडी को बदनाम करना चाहते हैं क्योंकि वहां पर सत्ता बीजेपी की है। आज आप चाहते हैं कि वहां पर आम आदमी आके बैठ जाए। ठीक है, राजनीति तो कांग्रेस ने भी की, राजनीति भारतीय जनता पार्टी भी करती है। राजनीति अब जब से ये आम आदमी पार्टी आई है, इसकी राजनीति कम्युनिस्ट तरीके से है, कम्युनिस्ट पार्टी की तरीके से। जैसे अभी 13 मेरी बहन पार्षद लोगों के हक के लिए सीएम साहब के घर के बाहर बैठे, लेकिन वहां कैमरे लगा दिए जाते हैं। जी, कैमरे लगाकर मेरी बहनें कैसे सो रही हैं, लेट रही हैं, बैठ रही हैं, उसको देखा जाता है। क्यों? क्या ये वायलेंस नहीं है? क्या सीएम होने के बाद उनको हर तरह के लॉ तोड़ने के लिए और हर तरह का हक मिल जाता है कि आप कहीं पे भी कैमरे वगैरह लगाकर आप किसी को भी कैसे भी देखें? आप बाहर निकलकर, एक शिष्टाचार है, हिंदुस्तान अपनी संस्कृति के लिए मशहूर है पूरे विश्व भर में। ठीक, और उसमें सबसे पहला हमारी संस्कृति के अंदर मेहमान भगवान। ठीक, आज अगर हमारे घर में दुश्मन भी आ जाता है तो भी हम उसको पानी पिलाते हैं जी। लेकिन सीएम साहब की इतनी हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसा व्यक्ति हमारा सीएम है जिसके घर के बाहर 13 महिला पार्षदा रात भर ओस में, आंधी में, बारिश हो रही है, ओस टपक रही है, उसके अंदर लेटी हैं, कैसे बैठ रही हैं, घंटी बजा रही हैं, एक बार हमारी बात सुन लें, उनको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उनको सुना तक नहीं जाता। अरे आप बात सुनो, मत दो, आप अपनी बात कहो, कुछ तो संस्कृति का ध्यान रखो। आप दिल्ली को नेतृत्व कर रहे हैं, आप सीएम हैं, कोई छोटी पद पे नहीं बैठे आप। आपने हिंदू संस्कृति को चरम कर दिया। एक तरफ हमारे मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी को रोज गाली देते हैं। मोदी जी, मैं कहती हूँ, मोदी जी ने तो हिंदुस्तान का गौरव पूरे विश्व भर में कर दिया। आज जहां पर मेरे भाइयों को अपने आप को प्रमाणित करने के लिए किसी गैजेट ऑफिसर के लिए साइन का प्रमाण देना पड़ता था, आज मोदी जी ने हर व्यक्ति को वो सम्मान दिया कि आप बिल्कुल सच्चे हिंदुस्तानी हैं, आप अपना साइन कीजिए और आप खुद गैजेट ऑफिसर है। लेकिन एक बड़ी सुर्खियों में बात आ रही है आजकल, आपको भी पता होगी और जितने यहाँ माननीय महोदय बैठे उनको भी पता होगी, ये प्रमाणित नहीं है बात।
बोल रहे हैं कि कृषि कानून के लिए अडानी और अंबानी के लिए ये कानून बनाया गया, उनके लिए गोदाम बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो भी वायरल है। क्या कहां तक सच्चाई है इसमें? ये सच नहीं है जी, ये सच नहीं है जी। मोदी जी ने जो कानून बनाए हैं उसमें डायरेक्ट ट्रांसपेरेंसी के तहत कृषि कानून आए हैं। बीच में से सारे जितने ब्रोकर्स हैं वो साफ हो गए हैं और सारी दिक्कत कांग्रेस सरकार को, जितने भी यहाँ पे जो मेरे कृषि किसान भाई अपने आप को जो कह रहे हैं सिंधु बॉर्डर पे जो बैठे हैं, वो तहत एक कृषि किसान भाई नहीं है। क्योंकि आज आपसे मैं पूछती हूँ, अगर आप काम कर रहे हैं, आपके पास इतना टाइम है कि आप जाकर वहां पे किसी बॉर्डर पे जाके धरना देके बैठ जाएं? क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे, क्या बच्चों को खिलाएंगे? किसी के पास एक महीने का टाइम है। और जिस तरह से वहां शराब पी जा रही है, जिस तरह से वहां पे लोहड़ियां बनाई जा रही हैं, अगर आपके अंदर रोष है, आपके अंदर गुस्सा है या किसी के प्रति आपको दिक्कत है, तो आपका गुस्सा दिखना चाहिए। वहां पे रंगमंच नहीं बनना चाहिए। वहां पर मंच बन रहा है, रंगरलियां बनाई जा रही हैं और मीडिया ने दिखाया है। वहां पर लोहड़ी बनाई गई, वहां पर शराबें चल रही हैं, वहां पर ऐसी तादाद में लोग जमा कर रहे हैं और ऐसे ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। एक किसान जब हल जोतता है ना जी, तो वो इंग्लिश में बात नहीं करता, वो हिंदुस्तानी हिंदी में बात करता है। वहां पर जो बैठे हैं वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं। पढ़े लिखे इंसान भी ऊपर पगड़ी पहन पहन के किसान बनकर बैठे हुए हैं। तो आपको लगता है कि वहां जितने दे आर प्लांटेड, प्री प्लानिंग है? यस। अच्छा, होंगे, मैं ये नहीं कहती कि सारे ही होंगे, कुछ होंगे किसान भाई, लेकिन कुछ किसान भाइयों की तादाद के तहत 20% अगर किसान भाई हैं तो 80% प्लांटेड लोग हैं। तो दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल दुर्भाग्य की, क्योंकि अन्नदाता, हाँ, जो ईश्वर से भी बड़ा होता है, बिल्कुल, उनके कंधे पे अगर बंदूक रख के चलाई जा रही है, उन्हें प्याला बनाया जा रहा है, बिल्कुल, और उनके ऊपर राजनीति करी जा रही है, ये चिंताजनक की बहुत दुर्भाग्य की बात, बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है जी। ये हमारे पूरे हिंदुस्तान के लिए दुर्भाग्य की बात है। आपकी नजर में कृषि कानून ठीक है? देखिए, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, मेरा ये मानना है जी। आज अगर हम कहें कि वी आर टोटली परफेक्ट, सो वी आर रॉन्ग। राइट, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर इंसान गलती का पुतला होता है, ऐसे ही कोई भी चीज हम करते हैं, कोई भी हमारे को, हम टोटली, जैसे अगर हम एक सेमिनार में बैठते हैं तो हर आदमी तो सेटिस्फाइड होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं मतभेद तो होगा, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। बहुत गहरी बात, बहुत गहरी। ठीक है, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। वो हो रहा है, पर वो हो रहा है, और यही हमारे नाश की पहली सीढ़ी है। सरकारी संपत्ति का भी नुकसान हुआ। मैंने आपको क्या कहा, जो 2021 को हम लेके आ रहे हैं और जो 2020 में हमने कोरोना काल से जूझा है, और 2021 में ये जिस तरह की अकाउंटेंसी के ऊपर चल रहा है, क्योंकि मैं अगर थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ये ईयर बृहस्पति का है, जुपिटर का जी। ठीक, तो जुपिटर होता है अकाउंटेबिलिटी। इस ईयर में जिस तरह की चीजें चल रही हैं, ये हमारी इकोनॉमिक को खराब कर दे। अच्छा, जो हमारा किसान वर्ग है वो सबसे पहला जड़ है, नींव है, जिससे हम रोटी खाते हैं। वो हमें गेहूं देता है, वो हमें अन्न देता है, उससे हम रोटी खाते हैं। तो पहली सीढ़ी तो वही है। उसके बाद और सारी चीजें हैं, कार्स हैं, कपड़े हैं, और चीजें हैं, वो तो सब और बात की चीजें हैं। लेकिन अगर अब वही खराब हो रही है, उसी पे इकोनॉमिक अटैक हो रहा है, उसी के ऊपर राजनीति हो रही है, तो हम कहाँ खड़े हैं? कहाँ खड़ा है हिंदुस्तान? तो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं चाहती हूं कि राजनीति छोड़ के हिंदुस्तान को, पार्टियां अलग हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, पर मनभेद ना करें। जनता के हित में जितनी जरूरत है उतना उनको दे दें, उसके बाद एक राजनीति के पायरे पे चलें। आज आप हर व्यक्ति की जेब पे डाका मार रहे हैं, हर व्यक्ति के दिमाग से खेल के राजनीति खेल रहे हैं, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कौन है दोषी आपकी नजर में? सब है, सब है। किसी पार्टी का हम नाम नहीं ले सकते, हाँ? लेकिन जो भी राजनीति, देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ जी, मोदी जी, मैं एक पार्टी की बात नहीं करी कि आपको ये लगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी की हूँ इसलिए मैं मोदी जी की बात कर रही हूँ, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं निस्वार्थ कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो करके दिखा दिया जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ।
कोई तानाशाही बोल रहा है, कोई काला कानून बोल रहा है। जब किसी को आप रोक नहीं सकते ना, जब कदम बढ़ते जाते हैं और जब किसी के कदम आप रोक नहीं सकते हो तो सब उसको तोड़ने पे लग जाते हैं। आप रोक नहीं सकते हो तो मार दो, बदनाम कर दो, तानाशाही कह दो। अरे तो तुम अपने अंदर इतनी ताकत रखो तो तुम उससे बढ़ के कदम करके दिखाओ ना। तुम उसको तोड़ने की क्या बात करते हो? तुम में 70 साल से तुम सत्ता चलाते थे, आज पिछले 5 साल से तुम सत्ता, 10 साल से तुम दिल्ली की सरकार में बैठे हो। क्या किया दिल्ली वासियों के लिए? मैंने जनेश भड़ाना जी से मुलाकात करी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को, अडानी अंबानी, उनको पहुंचाने के लिए कानून है। सरकार ना तो बेरोजगारी पर ध्यान दे रही और बहुत सारे मुद्दे जहां उनका ध्यान ना जाके इस मुद्दे को उजागर किया। मैं एक छोटी सी बात आपसे ही पूछती हूँ, अगर आप जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, सत्ता में आई 2014 में, उससे पहले हालत ये थी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी 0 हो चुकी थी, सब डगमगा गया था। और मोदी जी ने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने पूरे विश्व का दौरा बना करके सबको अपना दोस्त बनाया। लोगों को तो वो भी लगा कि मोदी जी तो विदेशों में घूम रहे हैं, वो तो इतने लाख का सूट पहन रहे हैं, इतने लाख की एक चुन्नट भी नहीं हिल रही। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जहां जहां वो घूमे, उनकी जो दोस्ती, उनका गठबंधन हिंदुस्तान के लिए स्वर्ण समझौते साबित हुआ। बहुत सारे समझौते हुए, स्वर्ण साबित हुआ। और जो समझौते हुए भारत के हित के लिए थे। हाँ, और वो हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के हेतु अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन राजनीति के तहत बहुत सारी पार्टियां ये सोच रही हैं कि ये व्यक्ति बहुत आगे ले जाएगा, और जिनकी 70 साल से उनका टाई अप था, उनको जवाबदेही देते हुए वो इन चीजों को रोक रहे हैं, उनके कदमों में हर्डल्स डाल रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर आप देखिए बीजेपी से आप निकले पार्षद है और आपने जितनी बातें बोली, कुछ बातें कड़वी सच्चाई थी, और थोड़ा सा आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ, दुनिया अगर हमारे चैनल के माध्यम के लोग जानते हैं तो आप पार्टी के पक्ष में ही बोलेंगे, जाहिर सी बात है। पक्ष और विपक्ष, नकारात्मकता और सकारात्मकता दोनों सामने होनी चाहिए। हमने जितेंद्र तोमर जी से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि तानाशाही है, काला कानून है, आपने अपनी राय रखी। लेकिन मैं सिर्फ आपसे एक अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जो जनता बीच में पिसती है, केंद्र में अलग है, विधानसभा में अलग है, जब जनता बीच में पिसती है तो जनता के साथ कम से कम अन्याय ना हो। बिल्कुल नहीं होगा। जो अब देख रही है कि इस वक्त कोविड-19, क्योंकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन लाई, बड़ी अच्छी बात है, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी भी आप मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। लेकिन जनता क्यों पिसती है? जनता जब प्रतिनिधि चुनती है, बड़े दिल से चुनती है और बड़ा सोच समझ के वोट देती है, उसके बावजूद भी इतने दिनों से सिर्फ पिस तो जनता रही है। आप मेरी इस बात से सहमत है? बिल्कुल। तो क्यों? देखिए, ये प्रतिनिधि पे भी बहुत डिपेंड करता है। मैं आपको अगर अपनी बात कहूँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया की तो बात कर नहीं सकती, इंसान अपनी ही बात कर ले वही बहुत बड़ी बात होती है। मैं अपनी अगर बात कहूँ तो 2018 में सीलिंग हो रही थी, ठीक है जी। मॉनिटरिंग कमेटी ने एमसीडी को टारगेट किया कि आप यहाँ पे सीलिंग कराएंगे सब जगह एरिया में, लेकिन मैंने अपने वार्ड में एक भी दुकान पर ताला नहीं लगने दिया। सीलिंग जो हुई थी वो इस उद्देश्य था कि रेजिडेंस एरिया में कोई भी व्यापारी नहीं जी, जो सड़क अतिक्रमण में थी, जैसे वो 351 रोड में नहीं थी, जो डीडे के जो पास हुए थे, अच्छा, प्लान्स में नहीं थी, एलएसआई रोड नहीं थी, वहां पे भी दुकानें थी। अवैध कॉलोनी नहीं, अवैध कॉलोनियां अलग हैं। जैसे आज यहाँ पर ये पास है कि जी यहाँ सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया है, लेकिन वहां पे भी दुकानें बनी हुई हैं, हाँ, ठीक है जी। अब वो पास नहीं है, लेकिन उससे आगे की सड़क पास है। लेकिन आज हालत ये है कि हर चीज महंगाई होती जा रही है जी, परिवार बढ़ते जा रहे हैं, 4 लड़के हैं, 4 लड़कों को कमाई के लिए जगह चाहिए। तो पहले तो ऐसे ही होता था, नीचे दुकान ऊपर रिहाइश, तो लोगों ने उसी हिसाब से अपनी ही घर के अंदर एक दुकान बना ली,
एक रिहाइश कर ली तो कहीं तो रोटी खाएगा ना जी। जी। चोरी तो नहीं कर रहा ना, किसी के डकैती तो आप उनके पक्ष में थी? बिल्कुल पक्ष में थी मैं अपने युवाओं भाइयों के पक्ष में हूँ। जितने पढ़े लिखे मेरे भाई हैं, मैं केजरीवाल जी से अपील करती हूँ आपके इस फेस वार्ता की तरफ से कि केजरीवाल जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। मैं किसी पार्टीबाजी में ना जाकर आपसे सिर्फ एक अपील करना चाहती हूँ कि मेरे जितने युवा भाई हैं, आपने सिविल डिफेंस के अंदर चलाया, आपने कैसे भी कराया, आपने बहुत सारे युवाओं को, चाहे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपने लगाया, लेकिन मेरी आपसे अपील है जितने बच्चे पढ़ लिख कर बाहर निकल रहे हैं उनको प्लीज और प्लीज नौकरियां प्रदान करें, राजनीति छोड़ें और देश की नींव को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि हमारे युवा हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर वो कहीं बिखर गई तो हमारा देश बिखर जाएगा, और जब देश बिखर जाएगा तो सारी कुर्सियां बिखर जाएंगी, सारी राजनीति बिखर जाएगी, और ये विश्व बिल्कुल जो कहते हैं ना कि ब्रह्मांड की तीसरी आंख खुल के सारा नाश की तरफ जाएगा, तो ये वो आंख खुलने की पहली अलार्म है। तो ये थे सीमा गुप्ता जी, खास मुलाकात में खास शख्सियत थी। इनकी कुछ बातों ने मुझे झंझोड़ा, कुछ बातें कड़वी सच्चाई थी, लेकिन जो फैसला सिर्फ जहां तक निर्णय निकल के आता है, सिर्फ इतना ही आता है कि राजनीति किसान भाइयों के ऊपर ना हो, उनको हक मिलना चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियां इस क्रांति को लेकर, इसे आंदोलन में अपनी रोटियां सेक रही है, रोटी ना सेके, क्योंकि जय जवान जय किसान, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ मैं लेता हूं विदाई। मिलते हैं नए प्रतिनिधि से, खास मुलाकात में, खास प्रोग्राम में आपको नए प्रतिनिधि से उनके विचार अपने चैनल के माध्यम से लाऊंगा। मैं राजन नाई, फेस वार्ता, कैमरे हमारे, विचार आपके, न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।